The COVID-19 pandemic has been a constant reason for worry for many of us. Many of us are looking for answers to some of the most pressing questions centered around the pandemic. Here's introducing a brand new series, Bounce Forward, where we bring to you stories of truth, facts, and resilience. Here, we break up the most complex issues into the simplest explanations and help you understand and comprehend COVID-19. Gender-based discrimination has plagued our society for centuries, and the COVID-19 pandemic has only worsened this social ill. Have we as a society really understood the impact of the pandemic in pushing women and trans communities further to the fringes of society? How do we understand their plight and take measures to address their needs and begin a journey towards an equitable society? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया बाबू, मैं एसओसी में रीजनल प्रोग्राम मैनेजर का काम कर रही हूँ। अभी वैक्सीनेशन का अभी जो कोविड जो फर्स्ट वेव अभी सेकंड वेव हो गया, तो दोनों में बहुत सारा ट्रांस कम्युनिटी लोग बहुत दिक्कत फेस किए, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसजेंडर लोग बेगिंग एंड सेक्स वर्क करते, डे टू डे लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत होता, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक ही घर में रहते, कि एक ही छोटा घर में 4-5 लोग रहते हैं। इनको अभी कोविड का टाइम पे उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, स्पेशली उनका इनकम नहीं होता है, टोटली लॉकडाउन हो गया था, इसके लिए बेगिंग एंड सेक्स वर्क बंद हो गया था, इसके लिए उनको रेगुलर जो एक्टिविटीज है जो पैसा मिलना वो बंद हो गया, इसके लिए बहुत सारा ट्रांसजेंडर मेंटल प्रेशर हो गया। और दूसरा हो गया तो वैक्सीनेशन आने के टाइम पे कम्युनिटी का भी इंपॉर्टेंट था वैक्सीनेशन। व्हाट्सएप फेसबुक में देते थे एंड नेगेटिव मैसेजेस आता है, और वैक्सीनेशन करेंगे तो आपको जल्दी मर जाते हैं, वैक्सीन करेंगे तो आपको ब्लड में कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ मैसेजेस कम्युनिटी के अंदर फैला हुआ था, इसके लिए कम्युनिटी डरते थे पहले वैक्सीन करने के लिए। दूसरा बात क्या है, बहुत सारे लोग हार्मोन इंजेक्शन टैबलेट करके पूरा फेमिनाइजेशन प्रोसेस के अंदर है। अभी मैं फेमिनाइजेशन प्रोसेस के अंदर है, मैं अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो इसको कैसा रिएक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी कम्युनिटी के पास है, मगर इसके बारे में किसके पास भी जवाब नहीं है। और कोई लोग HIV पॉजिटिव लोग है, लोग को ART मेडिसिन लेते हैं, और ART में मेडिसिन ले रही हूँ, अगर मैं ART मेडिसिन लेने के टाइम वैक्सीनेट करेगा तो मुझे कुछ हो जाएगा का, ये जो क्वेश्चन कम्युनिटी के पास है। और मैं मेरे को डायबिटीज है तो मैं उसको मेडिसिन ले रही हूँ, ऐसा मैं वैक्सीन ले सकते का, ये सारा क्वेश्चन कम्युनिटी के पास है, मगर इसके बारे में किसी के पास में भी आंसर नहीं है, कोई भी इसके बारे में बोलते भी नहीं है। और दूसरा एक प्रॉब्लम था, बहुत सारा ट्रांस कम्युनिटी के बाद में आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेट करेंगे तो आपको आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना घर से छोड़ के बाहर आके इधर रहते, तो वो टाइप में घर का जो पहला आधार कार्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके लिए लोग विदाउट आधार कार्ड दे रहे, तो आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड भी नहीं मिलता, ये सब चीज उनको बहुत प्रॉब्लम था उनको वैक्सीनेशन लेने के लिए। इसके लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहे हैं उन लोग जरूर इसको ऊपर काम करना पड़ता, मेनली गवर्नमेंट का साथ कोलैबोरेट करके क्या वैक्सीनेशन आसान मिलने के लिए क्या क्या रूट है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, स्पेशली वैक्सीनेशन कैंप करना पड़ता है, आधार कार्ड का कैंप करना पड़ता है, ये सब मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। Nareen, as someone who works closely with women, what do you think are the reasons for low vaccination rate among women and trans communities? So I think there are 3 or 4 reasons for women not being vaccinated, and they are all very structural. They are all because of our socialization in the community. And the first one that I can say is difference in roles and responsibilities between a man and a woman. So a man is expected to go out and earn a living, so he needs to be vaccinated. Whereas a woman is going to be at home and she doesn't need to be vaccinated so quickly as the man. So that's one main reason we saw. The second reason was control. And I think the patriarchal setup that we all live in, there is a lot of control of
women's sexuality. It's nothing new. These things are not new. But I think again during the COVID period, these things were highlighted so much because women who had COVID and who recovered and came back, they were kind of exploited for more work to do in the house. Women who had medical issues were not allowed to go to the hospitals because the family will get COVID. So I think controlling behaviors has been one of the reasons why women have been less vaccinated compared to men. The third reason is sexual and reproductive health. Women are always looked at from an angle of sexual and reproductive health. So if the woman gets vaccinated, she may not get pregnant or she may have some other issues. She's a lactating mother, so she cannot get vaccinated. So I think this is the third reason why women have not been vaccinated enough. And the fourth, again, very important reason, technology. Of course, one is what we see in our communities in Mumbai is women not having the phone. So the phones are shared by an entire family. So in a family, the man of course has the first preference, but the second preference is by the children because the children know how to use smartphones and they say, "Ah, mommy, you don't know what to do." So I think the woman, when it also comes to technology, she's so far behind because all others are using it and all others are doing it. So registering her on the COVID app and all these are very difficult things for women. So I just want to take one more minute and share the data that has been provided by the Observer Research Foundation, which says that from January 21, 309 million people have been vaccinated in our country. Of course, the data varies from different states, but if you and the sex ratio we all know is 5.6% more men as compared to women, but we cannot attribute to the sex ratio. The reason is all these factors that I spoke about. So actually, in our country, from January, out of 309, 167 million men have been vaccinated and only 143 million women have been vaccinated. Clearly shows the divide. And the divide is because of all these reasons. Thank you, Nareen. So you spoke about women's hesitancy to vaccine because of reproductive and health issues. And this is something that's come up frequently in our vaccination camps, especially with trans community as well, that will vaccines have an impact on their fertility? Can vaccines impact hormone therapy? And Dr. Praneeth, I would like for you to shed some light on this, please. Yeah. See, this vaccine is it's not a live vaccine, which will not cause any problem. So it won't have any problem in affecting the fertility. Okay. At the same time, this spike protein on COVID, as well as there is one more spike protein, which is syncytin 1, which is mainly involved in the growth and attachment of a placenta during a pregnancy. So these two are completely different. It's not the same. So that's why people get a lot of confusion or a lot of queries like what exactly is this? Two is similar. That's why is there a cause of infertility. So there is no reason of delaying a pregnancy as well, because this will not get any effect on infertility. At the same time, there is no impact of this vaccine on hormonal therapy as well. Okay, while studies are still ongoing and there is no data saying that the COVID vaccines may cause infertility or impact on hormonal therapy, they can go and take the vaccines. Thank you, Dr. Praneeth. Priya Babu, what do you think we as members of a national collaborative can do to address the gender gap in vaccination? What efforts can we make to do so? Okay. Actually, trans community का vaccination का ये problem है. बहुत सारे लोग को fear है. मैं अगर वैक्सीन लेंगे तो मेरे कुछ हो सकता है, कैसे एक प्रॉब्लम. मेन रीजन ये था क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट का जो वीडियोस ज्यादा फैल गया कम्युनिटी के अंदर, ज्यादा फेसबुक में, व्हाट्सएप में ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा
नेगेटिव जो वीडियोस आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा चीज है, बहुत सारा ट्रांस कम्युनिटी फेमिनाइजेशन प्रोसेस का अंदर है। मतलब फेमिनाइजेशन प्रोसेस मतलब हार्मोन इंजेक्शन, टैबलेट्स और ब्रेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, SRS सर्जरी, लॉट ऑफ ये सब चीज में है। अभी ये कैसा मेरा जो वैक्सीन का इसका क्या रिलेटेड है उनको पता नहीं है, इसके लिए उन लोग ने नहीं ले रहे। और बहुत सारा कम्युनिटी के नया कम्युनिटी जो लोग आते हैं उनको आधार कार्ड नहीं है, तो वैक्सीनेशन लेने के लिए आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आधार कार्ड लेके आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी आधार कार्ड बहुत सारे लोग का नहीं, अभी भी नहीं मिला, क्योंकि घर पे रहने के टाइम पे उनको आधार कार्ड छोड़ के आते हैं। उसके बाद में उन लोग ने फीमेल अटेयर में हो सकते होने के बाद में फीमेल अटेयर में अभी तक बहुत सारे लोग को आधार कार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। और दूसरा, बहुत सारे लोग को HIV पॉजिटिव है। अगर HIV पॉजिटिव में कुछ वैक्सीनेशन रिएक्ट करता है का, ये बहुत सारे लोग का दिल में क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में मैं 2 दिन से लोगों से बात किया, आपने क्यों वैक्सीन लिए? हम लोग ART ले रहे, ART में रहने के टाइम पे हमको कुछ हो सकता है का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और हार्मोन थेरेपी, हार्मोन इंजेक्शन बहुत सारे लोग लेते हैं, तो ये भी उनको फेयर है, इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। और गवर्नमेंट का तरफ से स्पेशली कम्युनिटी TG ट्रांस कम्युनिटी के बारे में क्यों वैक्सीनेशन लेना, क्यों उनका स्पेशल वार्ड, स्पेशल मतलब कैंप रखने का कुछ आइडिया नहीं है। तो ये करेंगे तो ज्यादा लोग आके वैक्सीनेशन करने के चांसेस है। Thank you, Priya Babu. Nerine, could you also shed more light on your experience as an organization working primarily in vaccinating women on ground? As soon as the COVID outbreak happened, and we were giving messages on COVID prevention, but once the vaccination came in, I think our messages also started going on to how these vaccinations can prevent COVID from happening. And when it comes, it is very important that these messages go to women. What often happens is, and often what organizations have done is, they have used WhatsApp and they have used other mediums, more digital mediums of giving information. In our organization has, along with giving out information on digital mediums, we have also tried to give information through, say, networks. And I think these things have really worked. Because if you really have a network of women in your communities, you may not be able to reach out to all, but if you can even reach out to 2 and then make them able to reach out to other women, this has really worked for us. And truly, I think when it comes to gender-based violence, or it comes to COVID prevention or vaccination drive, what has really worked for us is our network with women, our network with adolescent boys and girls, and our network of volunteers who have been cascading the effects, cascading the messages on COVID vaccination. Thank you for watching the Bounce Forward series, brought to you by the COVID Action Collab. Bounce Forward brings to you stories and insights that have not been spoken about in enough detail and provides solutions along with relevant data to back them up. Like, share, subscribe to our content to get regular updates on all things COVID-19.